Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलिका नैन है। 2021 की यूपी पीएससी की परीक्षा में मैंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। ये मेरा दूसरा प्रयास था और पहला इंटरव्यू और पहला मेंस था। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने शुरू से ही पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम में करी है। 11 से ही कॉमर्स मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीकॉम में, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स से। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। प्रशासनिक सेवा में आना मेरा शुरू से इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, पर मैं शुरू से चाहती ज़रूर थी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, सोसाइटी में अपना योगदान दे सकूं। पर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हुआ और 2019 से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करनी शुरू करी। मैं दोनों ही तरह की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की मैं तैयारी कर रही थी और अल्टीमेटली 2021 में मेरा यूपीपीसीएस में चयन हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। पीसीएस की परीक्षा में 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। अब मैं आप सबके साथ तीनों स्टेजेस को इंडिपेंडेंटली कवर करने की कोशिश करूँगी। पहली स्टेज प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो करी थी, स्टैटिक बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। स्टैटिक्स बुक में जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक और इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम की बुक मैंने कवर करी थी। इससे आपका जो बेसिक पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल एग्ज़ाम्स में मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उनके लिए मैंने 11th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी थी। वैसे तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटीज़ हैं तो आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं, पर मुझे फ़ील हुआ कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कंक्रीट है और क्योंकि यूपी पीसीएस में काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो वहाँ से आपके इजीली कवर हो सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ कवर किया था एंड स्पेशली आज के टाइम में जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मैपिंग क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन मैपिंग क्वेश्चंस को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके लिए अपने आप को करंट अफेयर से अलाइन कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ में है, कोई प्लेसेस हो, कोई रिवर हो, कोई सडन इवेंट हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप उनको इंक्लूड कीजिए, उनको मैपिंग कीजिए कि वो कहाँ पे हैं और आपको वो पोर्शन वहाँ से ईजिली कवर हो सकता है। दूसरा जो मैंने किया पीसीएस के लिए वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो हाईली इंपॉर्टेंट हैं और मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप उनको ज़रूर देखें। स्पेशली आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी के लिए और साइंस के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि साइंस का भी एक सफिशेंट पोर्शन एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो वहाँ से आपका सफिशेंटली क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ रेफ़र करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे लिए वो भी उतना सफिशेंट है। उसके अलावा जो जीएस पेपर 2 की बात अगर हम करते हैं तो जीएस पेपर 2 में आपका आता है सीसैट। सीसैट के लिए मैंने रेफ़र किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। सीसैट का जो अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो उसमें आपका इंग्लिश आएगा, हिंदी होती है, रीजनिंग और न्यूमरेसी होती है। तो उनके लिए अगर आप सिर्फ बेसिक ईयर के, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लेंगे पिछले आई गेस 5-6 साल के, तो वो मोर देन सफिशेंट होंगे और उन्हीं से ही आप अपना कवर कर पाएंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गई थी, वो थी जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अराउंड 30 आते हैं जो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप आसानी से समझ सकते हो, आप उसको फॉलो कीजिए।
कोई भी मंथली आप जो आपके पास हो उसको आप फॉलो कीजिए। वैसे न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू फॉलो न्यूज़पेपर एज मच एज पॉसिबल एवरी डे, बट फिर भी आई विल से दैट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं थी न्यूज़पेपर फॉलो करने में। ब्रेकअप्स रहते थे, जैसे कॉन्स्टेंटली 15 डेज़ फॉलो करा, फिर आपका 2-3 डेज़ का गैप आ गया। बट आई थिंक अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे रिलीजियसली तो वो आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही, आपको अप टू डेट रखेगा न्यूज़ के साथ, और साथ में आपको मेंस में भी फर्दर आगे जाके हेल्प ज़रूर करेगा। बट अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप मंथली भी आपके लिए सफिशेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं पीसीएस में, उसमें आप क्या करें, जो मंथली ईयरली कंपाइलेशन आती है घटना चक्र की, आई थिंक वो एग्ज़ाम से कुछ एक हफ़्ता पहले या 10 डेज़ प्रायर आती है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। एंड आई थिंक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए वो बहुत सफिशेंट होगी, आपको करंट अफेयर्स में इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। दूसरा जो इशू मैं देखती हूँ आजकल स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स को लेके, बिकॉज आई बिलीव दैट प्रीलिम्स राइट नाउ हैव बिकम द मोस्ट टफेस्ट स्टेज टू क्लियर। ज़्यादातर बच्चे प्रीलिम्स में ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न आई गेस ये भी है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। स्टडी आप अच्छे से करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बट देन ऑल्सो आप पेपर अटेम्प्टिंग अगर आपकी अच्छी नहीं गई होती है तो आपको प्रॉब्लम आती है। उसके लिए ज़रूरी है आप सफिशेंट नंबर ऑफ़ और एडिक्वेट नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट ज़रूर दें एग्ज़ाम से पहले, और आप वो उसी माहौल में उसी तरह से प्रिपेयर करके दें जिस तरीके से आप एक्चुअल में देंगे, क्योंकि आपको वहाँ पता चल पाएगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, और आप अपने आप को बेटर तरीके से गॉज कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी उसको ईजी ना लें, उनको बिल्कुल उसी तरीके से दें, अपना माइंडसेट बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करके दें, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी गलतियों को एक्सेस करने में। मॉक टेस्ट दिए, इसलिए आप जितना आपके पास एडुकेट हो, जितना आपको लगता हो, आप कंफर्टेबल जब तक एग्ज़ाम के माहौल में हो जाएं, आप अपने आप को अच्छी तरीके से गॉज कर सकें, तब तक आप अपने जितने भी एडिक्वेट नंबर के मॉक्स हैं वो ज़रूर दे के जाइएगा। वो आपको एग्ज़ाम माहौल से परिचित करवाएंगे और आपको अल्टीमेटली मदद भी करेंगे। मे बी क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट अप या फ्रेम ना हो, बट इनडायरेक्टली उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका हेल्प करेंगे, आपका एनालिसिस लेवल को और इन्हांस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स को आसानी से कवर कर पाएंगे। आपका प्रीलिम्स हो जाएगा इन चीज़ों के, अगर आप बेसिक चीज़ों को करेंगे, और आप बिल्कुल भी अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि स्टैटिक ही पोर्शन है विच विल हेल्प यू टू सेल थ्रू इन प्रीलिम्स। आपका जो बेसिक पोर्शन है जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन बेसिक क्वेश्चंस को अच्छा आसानी से उनको क्लियर थ्रू करें। उन बेसिक क्वेश्चंस को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर में आप अपना बेसिक जो आपको आते हैं, जो आपको क्वेश्चंस आसानी से आते हैं, अगर आप उनको भी गलत करेंगे, प्रॉब्लम आपको तब वहाँ होगी। अगर आप अपने आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे तो आपके लिए पेपर क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर, जो कि है मेंस की स्टेज। मेंस में 8 पेपर होते हैं टोटल, 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर और 1 हिंदी और 1 एसए का पेपर। मैं आपके साथ हर इंडिविजुअल पेपर की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। पहले हम बात करेंगे हिंदी का पेपर की। हिंदी का जो पेपर था मेरे लिए वो उतना ही इम्पॉर्टेंट पेपर था जितना कि बाकी जीएस के पेपर थे, क्योंकि मेरा हिंदी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। हिंदी मैंने अप टिल 12th ज़रूर पढ़ी है, पर उसके बाद काफ़ी साल तक कोई कनेक्ट नहीं था, तो मुझे उसको वापस रिवाइव करना था उस स्टडी को। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे हिंदी के, उनको रिलीजियसली देखा। उनके एक एक जो ग्रामर का पोर्शन था स्पेसिफिकली, जैसे कि विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, उन सब को ध्यान से पढ़ा और उनके नोट्स भी बनाए, ताकि आगे जाके मुझे आसानी हो उन चीज़ को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करने में। दूसरा है एसे। एसे के पेपर के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, उनसे जो रिपीटेड नंबर ऑफ़ जो टॉपिक्स थे उनको एक जगह जॉट डाउन किया। साथ में उसके अलावा जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उस साल के करंट अफेयर्स के ऊपर, जैसे कि कोविड था या कोई स्कीम है जिसको 5 साल पूरे हुए हों, या कोई इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हुआ हो उस टाइम पे, उस सब को मैंने जॉट डाउन करके उनके ऊपर 2 पेजेस के, और ज़्यादा ऐसे उससे भी छोटे 1 पेज के मैंने उनका बनाया, जिसमें मैंने उसमें इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी का पार्ट, कुछ कंक्लूजन जो मैं लिखूँगी, उसमें मेरे इंपॉर्टेंट की नोट्स, कोट थिंकर्स जो हैं उनको कोट किया। उस तरीके से मैंने अपना जीएस का पेपर एसए का पेपर कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे जीएस के पेपर्स की।
तो GS 1 के पेपर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप है सब्जेक्ट्स का, जैसे कि हिस्ट्री आती है, कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी आती है और सोसाइटी आती है। तो आई गेस मेंस के लिए पर्टिकुलरली जो बहुत ज़रूरी है वो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें, क्योंकि मैं UPSC की भी तैयारी कर रही थी और साथ साथ UPPCS की तैयारी भी कर रही थी। तो मैंने दोनों ही एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनको अपना बेस बनाया हर में GS के पेपर के लिए। तो GS पेपर जो 1 था उसमें मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस हैं जो एक तरीके से रिपीटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि सोसाइटी। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सेक्युलरिज्म है, पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन, उनको आप स्पेशल फोकस करिए, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री और बाकी टॉपिक्स में भी मैंने सिलेबस को रेफ़र किया था। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि सिलेबस जो है वो एक तरह से बाइबल है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स सिलेबस में लिखे हैं, जैसे कि पेपर 1 के लिए पर्टिकुलरली बताऊं तो आपका जो यूपी से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सॉइल्स, वहाँ का इरिगेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पोर्शन, और वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इन सब का, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में है कोल्ड वॉर का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब को आप जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो लाइंस दी गई हैं सिलेबस में, उन सब के ऊपर नोट्स आप अपने बना के रखें। मैंने भी यही किया था, मैंने उन सब टॉपिक्स के ऊपर अपने नोट्स बना लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पार्ट था वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो मैंने उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत, इंट्रोडक्शन तैयार किया, कौन से कॉजेज़ थे उनको लिखा, उसके एडवांटेजेस या फिर उसका उससे क्या क्या चीज़ें निकली, उसका फ़ीचर्स क्या थे, उनके रिज़ल्ट क्या था, और अल्टीमेटली ये भी बताने की कोशिश करी कि उसका इफ़ेक्ट इंडिया के ऊपर क्या आया था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स थे। तो ये सब चीज़ें मैंने मेंशन अपने आंसर में करी, एक होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आंसर्स को प्रिपेयर किया और फिर उनको रिवाइज़ करने की कोशिश करी। ऐसा ही मैंने ज्योग्राफी के लिए किया। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस साल के, उनको मैंने जॉट डाउन किए, और जो सिलेबस के अंदर पोर्शन था उन्हें लिखा, उनके ऊपर नोट्स बनाए और उनको रेगुलरली रिवाइज़ करती रही। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए भी मैंने जो नोट्स थे, जो सिलेबस में अवेलेबल था इन्फॉर्मेशन, उसको मैंने जॉट डाउन किया, उनको अच्छे से प्रिपेयर किया और उन्हीं को रेगुलरली मैं रिवाइज़ करती गई। साथ साथ मैंने जो कंपाइलेशंस आती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन थे रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उस टाइम जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, उनको भी अपने न्यूज़ से अलाइन, अपने नोट्स से मैं अलाइन करती चली गई। इस तरीके से मेरा GS पेपर 1 हो गया था। GS पेपर 2 के लिए जिसमें पॉलिटी आती है, गवर्नेंस का पोर्शन है और IR है। ये पोर्शन में मुझे एज़ कंपेरेटिवली अदर GS पेपर्स के थ्रू उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था वो PSIR था, तो उस ऑप्शनल ने कहीं ना कहीं मेरी मदद करी पेपर 2 को हैंडल करने में। पर अगर GS 2 के पर्टिकुलरली पॉलिटी की बात करी जाए तो मैंने उसके लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, एंड आई थिंक वो मोर देन सफिशेंट है, उससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं पॉलिटी का पार्ट। गवर्नेंस का जो पोर्शन है, जैसे कि एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज और वल्नरेबल सेक्शन, इनके लिए मैंने अलग से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे और उन्हीं को ही रिवाइज़ किया था। IR के लिए आप अगेन जो कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से उनका बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स, ये सब कवर हो जाएंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, जैसे कि WTO है, यूनाइटेड नेशंस, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप गूगल भी कर सकते हैं। इंटरनेट का लिबरल यूज़ करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने आंसर को एनरिच बना सकते हैं। फिर आते हैं हम GS पेपर 3 की तरफ। GS पेपर 3 यूजुअली क्या है, बच्चे पूरे साल भर ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है इसका वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जैसे इकोनॉमी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सब होता है। तो इसमें ज़रूरी आप ये है कि आप जो सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इकोनॉमी में है सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, PDS सिस्टम है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर टॉपिक है बॉर्डर मैनेजमेंट, इन सब के जो ये कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने भी वही किया था, अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे
और उन्हीं को रिवाइज़ किया था। साथ साथ जो करंट अफेयर में जो इन्फॉर्मेशन चल रही थी उनको रेगुलरली इसमें मैं अपने नोट्स में ही ऐड करती रहती थी और उससे अपने आंसर्स को एनरिच कर लेती थी। GS 4 के लिए एथिक्स GS 4 का पेपर जो एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसके लिए भी अगेन सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सिलेबस में जो कीवर्ड्स गिवन है जैसे इंटेग्रिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, उनके ऊपर मैंने अपने नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्स को मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था। In fact, one of my friend has also helped me in ethics portion, जिनके नोट्स काफ़ी सिंपल और काफ़ी कॉन्क्रीट थे और बहुत छोटे नोट्स थे एथिक्स के, जिनको मैंने यूज़ किया था अपने आंसर्स में टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरा, एथिक्स के आंसर में ज़रूरी ये है कि आप जो भी लिखते हैं यू शुड वैलिडेट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स इन द न्यूज़। जैसे कि आप अगर एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके आसपास हो रहे इवेंट्स जिसमें आप दिखा सकें कि कहाँ आपने एग्जाम्पल ऑफ एप्टीट्यूड देखा, कहाँ आपने एग्जाम्पल ऑफ इंटेग्रिटी या प्रोबिटी देखा, आपको अगर अपने आंसर्स में उन्हें इंक्लूड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स फेच हो सकते हैं। ओवरऑल अगर GS के सारे पेपर्स की बात की जाए तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस ही की रोल प्ले करेगा आपके GS के पेपर्स के लिए। उसी को फाउंडेशन बनाइए, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है उनके ऊपर अपने नोट्स प्रिपेयर करना और उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात थी स्टडी से रिलेटेड, टॉपिक और रिसोर्सेज से रिलेटेड। अब बात आती है प्रैक्टिस की, जो एक की पॉइंट है आपका। बोलते हैं कि नो मैटर हाउ मच हार्ड यू स्टडी, बट इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस सफिशेंट इट विल नॉट be that much useful, and a practice is the one that only makes a man perfect. So ज़रूरी ये है कि आप रोज़ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर्स जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कंटेंट भी इन्हांस होगा और साथ में आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे का वक्त मिलता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना टाइम गेज करके चलें कि आप कितनी देर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जैसे 7 या 8 मिनट्स ज़रूरी होता है कि आप अपने आंसर्स उसमें टाइम फ्रेम में बना के चलें। तो वो आपको आएगा आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है या तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस रेगुलरली आंसर्स की। मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी इसके लिए, जिसमें मैंने रेगुलरली मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के भी। मैं अगर बात करूँ तो मैंने एज एन घर पे कोई प्रैक्टिस आंसर की नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील था कि पर्टिकुलरली 2 या 3 आंसर्स अगर मैं घर पे लिखूँगी तो मे बी क्वालिटी अच्छी आ जाए, टाइम में भी हो। बट अगर क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल बहुत एक डिफरेंट माहौल होता है, आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपको हर आंसर को उसी क्वालिटी के साथ लिखना पड़ता है जैसा प्रीवियस आंसर है। तो इसलिए मैंने सारे के सारे जो दिए हैं आंसर्स वो अपने टेस्ट सीरीज़ में ही लगवाए। सारे मैंने फुल लेंथ ही 20 अटैम्प्ट करे और अप्रॉक्सीमेटली मैंने अराउंड 25 to 30 टेस्ट लिखे होंगे ओवरऑल मेरे सारे GS और मेरे ऑप्शनल को मिला के। उससे ये होता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं भी आते थे कई बार, या जिसमें मुझे कम इन्फॉर्मेशन थी, या फिर जो बहुत रैंडम और आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती थी और आप बेटर अलाइन कर सकते थे अपने माइंड को एग्ज़ाम के माहौल से। इनफैक्ट मैंने ये भी कोशिश करी कि जिस तरीके से रियल एग्ज़ाम में UPPCS के रियल एग्ज़ाम में जिस तरीके से एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने टेस्ट सीरीज़ में भी एक दिन में 2 पेपर दूं। जैसे पहला पेपर GS 1 का दिया और फिर 1-1.5 घंटे का गैप लिया और फिर वापस GS 2 का पेपर दिया। इससे क्या मेरा माइंड मेकअप होता है कि हाँ, मेरे माइंड को ऑलरेडी वो चीज़ महसूस होती है कि किस तरीके से जैसे रियल एग्ज़ाम है उसी माहौल में मेरा माइंड प्रिपेयर हो सके। उसने मुझे वहाँ मदद करी, ताकि जब रियल एग्ज़ाम के माहौल में गई तो मुझे कुछ डिफरेंट महसूस नहीं हुआ। मेरे लिए ये था कि आई एम जस्ट गिविंग लाइक अनदर टेस्ट सीरीज़ और मुझे उसी तरीके से परफॉर्म करना है जैसे मैंने वहाँ किया था। वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. तो इस तरीके से मैंने अपना GS का और अपने essay और हिंदी का पेपर कवर कर लिया था। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं फ़ील करती हूँ कि स्टूडेंट जो फेस करते हैं
वो हो जाता है कि पर्टिकुलरली वो पढ़ाई तो बहुत करते रहते हैं, बट एट द पॉइंट जब रिज़ल्ट आपके फ्रूटफुल नहीं हो पाते हैं, तब दे स्टार्टेड फीलिंग डीमोटिवेटेड, दे स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो उस सिचुएशन में ज़रूरी ये है कि आप अपना एटीट्यूड बनाए रखें, परसिवरेंस मेंटेन करके चलें। 3 important rules that I have followed during this preparation is, first is consistency. Consistency, I would say, is the key to this examination. अगर आप consistent हैं तो आप discipline भी हो पाएंगे। आप रोज़ पढ़ें, ये ना हो कि आप एक दिन तो 10 घंटे पढ़ें और फिर अगले दिन जाके आप कुछ पढ़े ही ना 2-3 दिन तक, उससे कुछ आपको इतना बेनिफिशियल नहीं मिल पाएगा। रादर देन आप सफिशेंट अमाउंट पढ़ें, अपना आंसर्स क्वालिटी के साथ पढ़ें, अपना आउटपुट चेक करें और रोज़ रेगुलर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते रहें। दूसरा आपके लिए ज़रूरी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना, अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस होना, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस होना। जो शायद कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम पे, इंटरनेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रैंडम थिंग्स हैं जो आप स्टूडेंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उससे बचने की ज़रूरत है। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी सोर्सेज हैं और आप उन्हीं को मिनिमम करके मैक्सिमम रिवीजन के ऊपर आप फोकस करें तो बेटर होगा। और उसमें ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बना के रखें। आपने जो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करी हैं, आपने जो मेथड्स सोचे हैं अपने लिए, आप उन्हीं को फॉलो करें और उनके अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें। तीसरा होगा पेशेंस। आई वुड से पेशेंस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपना 100% एफर्ट्स लगाएं, आप पूरी कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पेपर भी अटेम्प्ट करके आएँ, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने सोचा है वैसा आपको ना मिले। उस सिचुएशन में भी ज़रूरी ये है कि आप पेशेंस मेंटेन रखें, मेंटल कंपोजर रखें और फिर से अपने आप को इस सिचुएशन में लगाएं। वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लगे रहना, प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को पेशेंस रखेंगे। उसके लिए आप चाहें तो कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं, जैसे योगा या मेडिटेशन, जो आपके मेंटल कंपोजर में भी हेल्प करेगी और साथ साथ आपको फ़िज़िकल भी हेल्प करेगी, आपको फ़िज़िकली तौर पे एक्टिव भी रखेगी, क्योंकि जैसे कहा जाता है हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप नेसेसरी ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रख के चलें, अपने ऊपर भरोसा रखें। सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, पर अगर आप स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो आई थिंक आप भी सील थ्रू कर पाएंगे इस एग्ज़ामिनेशन को। आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होप आप लोग भी स्मार्ट तरीके से वर्क करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें और जिस तरीके से आप अब मेहनत करना चाहते हैं उसको अप्रोप्रिएटली अगर आप काम उस दिशा में सही तरीके से करते रहेंगे तो ज़रूर आपको भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। थैंक यू।